दोनों मेथड हो गए। अब हम बात करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहली टाइप की इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, चीजें यहाँ पे कंबाइन होने वाली हैं। अ रिएक्शन इन विच टू या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सवाल ये आता है जैसे कि अभी हम और भी टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि आपको कुछ रिएक्शंस दी जाएंगी और उन रिएक्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से किस टाइप की रिएक्शन है। तो सवाल ये कि आप कैसे पता करोगे, आपके सब पास जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस दी गई हैं, ठीक है ना। अब उन रिएक्शंस में आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी है, तो कैसे बताओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हम बोलते हैं कि एक ही हो, अकेले एक ही प्रोडक्ट बने, तो ऐसी रिएक्शन क्या हो जाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी। तो यही पहचान होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कि प्रोडक्ट क्या बनता है, एक ही बनता है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड है और वो विग्रसली रिएक्ट करता है किसके साथ, पानी के साथ, क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। सिमिलरली कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको उनके कॉमन नेम उनके बहुत ही पॉपुलर होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके नाम काफ़ी फेमस होते हैं, काफ़ी कॉमन है। तो कई बार एग्जाम में जो है ना, आपको ये नहीं दिया जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, आपको सिर्फ इतना दिया जाएगा कि क्विक लाइम रिएक्ट करता है पानी के साथ। तो बच्चे वही सॉल्व कर पाएंगे इक्वेशन जिनको पता होगा कि क्विक लाइम क्या होता है ना, स्लेक्ड लाइम क्या होता है। वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई पानी तो समझ में आ रहा है लेकिन ये क्विक लाइम क्या होता है पता ही नहीं है, तो फिर लिखोगे कैसे इक्वेशन। तो कॉमन नेम्स भी आपको याद होने चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। सिंगल मतलब कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे केवल एक ही सब्सटेंस बने, एक ही प्रोडक्ट बने, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें हम बोलते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आकर के कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और बनाकर, और रिएक्ट करने के बाद एक ही सब्सटेंस को बना करके रख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन हुई है ना, अब कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगर आपको याद हो तो सेशन की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होना है ना, कुछ कलरफुल गैसेस निकलना, या बोल सकते हो कि कुछ पीपीटी वगैरह बनना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा कि जिस भी कंटेनर में आपने पानी में क्या डाला होगा, क्विकलाइम डाला होगा, सॉरी हाँ, आपने जो है ना क्विकलाइम डाला होगा, वो क्या हो जाएगा, कंटेनर गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट बहुत निकलेगी, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो जिस कंटेनर में आप पानी को मिक्स करोगे किसके साथ, क्विकलाइम के साथ, उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट निकलेगी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्सो और एक होती है एंडो। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि एनर्जी निकलती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी को देना पड़ता है, इन्वॉल्व कराना पड़ता है, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करती हैं, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन में हमको साक्षात दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना क्लियर है आप सभी को। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक और रिएक्शन है, यहाँ पे देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन की यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन यहाँ पे देखो कि कार्बन क्या है, अपनी सॉलिड स्टेट में है, और ऑक्सीजन क्या है, अपनी गैसियस स्टेट में है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कैसी है, गैसियस स्टेट में है। तो स्टेट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि दो सब्सटेंसेस मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही सब्सटेंस बना रहे हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन कौन सी केमिकल रिएक्शन है, आप बोलोगे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि केवल एक ही सब्सटेंस बन रहा है। व्हेनेवर अ सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड,
वो क्या होगी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये भी क्या है, H2 है, गैस है, ये भी क्या है, एक गैस है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। तो देखो स्टेट चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, मिलके क्या बनाते हैं, पानी। पानी क्या है, एक लिक्विड है ना, और इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बिल्कुल अलग है। वही पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो आग को और बढ़ावा देता है। आपने बहुत पहले 6th-7th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि एक कैंडल जलती रहती है, उस जलती हुई कैंडल के ऊपर अगर आप क्या रख दो, ऊपर आप एक ग्लास का जार रख दो, तो कैंडल जो है ना थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि जार रखने से होता क्या है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हो, रोक देते हो। तो जहां ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी वहां पे हम बोलते हैं कि बर्निंग रुक जाती है, कंबशन रुक जाता है। तो पानी क्या करेगा, पानी तो हम बोलते हैं कि आग को बुझाएगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, आग को बढ़ावा देता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग थी, लेकिन जब इन्होंने मिलकर क्या बनाया, पानी बनाया, तो पानी की प्रॉपर्टीज और अलग हो गई। ठीक है, चल अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा है ना, उसी को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो वो बन जाएगी क्या, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में हमने बोला कि एक नया सब्सटेंस बनता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो एक नया तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पे आप उल्टा कर दो कि आपके पास क्या है, ऑलरेडी एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को आपने क्या करना है, तोड़ना है। तो जब वो टूटेगा तो आप बोल सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूटेगा। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट हो जाता है। These reactions use the energy in the form of heat for decomposition of the reactant। ठीक है, अब जो सब्सटेंस आप बोल रहे हो कि डिकम्पोज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने क्या करा, अगर हमने हीट करा दिया, ठीक है ना, इसको हमने क्या करा, हीट दी है, तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये क्या है, पूरा का पूरा डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया है, अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, अगर हमने इसको हीट दी है, तो हीट देने से क्या होगा, ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, यानी कि क्विकलाइम में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या स्टेट चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉलिड है, वो टूटा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। तो स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, और ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे हम हीट को दे रहे हैं। इसके पहले जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी, वहां पे हमने क्या किया था, जब क्विकलाइम को हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया था, तो हीट इवॉल्व हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमको हीट देनी पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। इवॉल्व तो बहुत दूर की बात है होना, उल्टा देनी और पड़ रही है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक एक वो है, एप्लीकेशन है किसका, आप बोल सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विकलाइम का। बेसिकली इसको जो है ना, जब घर में पुताई वगैरह होती है, वाइट वॉश वगैरह होता है, तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है भाई, हम अपने घरों में पुताई क्यों करवाते हैं, अपनी दीवारों को चमकाने के लिए, है ना, उनके ऊपर शाइन आ जाए अच्छी सी, इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी दीवारों के ऊपर वाइट वॉश कराते हैं, पुताई कराते हैं। तो आखिर ये दीवारों के ऊपर शाइन कैसे आती है, तो बेसिकली जो भी पेंट वगैरह होता है, जो भी वाइट वॉश होता है, उसमें हम मिलाते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जब दीवारों के ऊपर आकर के चिपकेगा ना, तो हम सबको पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे ये क्या है, दीवार है, इस दीवार पे हम बोलते हैं कि हमने पेंट कराया, पुताई करवाई, वाइट वॉश कराया, और वाइट वॉश में हमने क्या डाल रखा था, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रखा था। तो अब हमारी जो दीवार है उसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम चिपका हुआ है। ये क्विकलाइम क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और धीरे धीरे करेगा, स्लोली करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यही दीवारों की शाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या, लाइमस्टोन यानी कि चूना। ठीक है,
तो इसीलिए क्विकलाइम को हम वाइट वॉश वगैरह में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होती है, शाइन आती है। कैसे शाइन आती है, तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली स्लोली रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये टूट जाता है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब चीज़ें बन रही हैं वो हो गई कॉम्पोजिशन, जब चीज़ें टूट रही हैं तो वो क्या हो जाएगी, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, एक और रिएक्शन है, एग्जाम्पल है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है, FeSO4 है। द ग्रीन कलर क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट .7H2O ऑन हीटिंग लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म्स डिहाइड्रेटेड FeSO4। ठीक है, विच ऑन डिकॉम्पोजिशन गिव्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है फेरस सल्फेट नाम का, जिसमें बोला गया है कि उसके कलर, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे ही उसको आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा। लूज करने के बाद में क्या होगा, वो डिकम्पोज भी हो जाएगा। किस में हो जाएगा डिकम्पोज, तो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरस सल्फेट खुद कैसा है, सॉलिड है, जिसमें वो डिकम्पोज हुआ है, जिन प्रोडक्ट्स में वो डिकम्पोज हुआ है वो कैसे हैं, एक तो सॉलिड है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कैसी हैं, दोनों गैसेज हैं। तो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि स्टेट में चेंज हो रहा है। सॉलिड से चीज़ें कहाँ कन्वर्ट हो रही हैं, गैसेज में कन्वर्ट हो रही, तो स्टेट चेंज हुआ है। ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हुई है उसमें हमारे पास एक मेजर रिएक्टेंट था, वही आप बोल सकते हो कि जैसे उसको हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करने के बाद वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में जाकर के डिवाइड हो गया। तो जहाँ चीज़ें बनती हैं वो हो जाता है क्या, कॉम्पोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जहाँ चीज़ें टूटती हैं वो क्या हो जाता है, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इसी के साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैं जो यहाँ पे आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ ना कि सॉलिड स्टेट कैसे लिक्विड में या कैसे रिस्पेक्टिव गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार सवाल में पूछा जाता है कि फलाना फलाना है ना रिएक्शन हुई है और उसमें कौन कौन से आपको ऑब्जर्वेशन जो ना देखने को मिले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्विकलाइम को अगर आप पानी में मिलाओगे तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी, जिस कंटेनर में आपने पानी और क्विकलाइम को मिलाया है उस कंटेनर का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। चलो फिर इसके बाद में क्या है, एक और डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की ही एक रिएक्शन है हमारे पास, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, और ये कैसा होता है, सॉलिड होता है और कलरलेस होता है। जब इसको हम हीट सप्लाई करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और कुछ ऑक्सीजन भी निकलेगी। सवाल यही आएगा कि आपको कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आप बोलोगे कि मैम हमको कुछ रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई दी। हर एक केमिकल रिएक्शन का कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन तो होता ही है, तो बेहतर होगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनकी हम रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ते जाएं। तो ये जो लेड नाइट्रेट का डिकॉम्पोजिशन हुआ है इनटू लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तो इसमें आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी कि मैम रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब देखो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक मेजर रिएक्टेंट होता है और वही क्या टूटता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में आकर के टूट जाता है। लेकिन टूटता कब है, टूटता तभी है जब उसको हीट सप्लाई करी जाती है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, तो वो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। लेकिन जब हम बात करते हैं डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस की, तो डिकॉम्पोजिशन तभी होता है जब हम किसी ना किसी तरह की हीट या एनर्जी को सप्लाई करते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब दोबारा हम बोलते हैं कि डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि आप बोल सकते हो कि डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस की और एक होती है फोटोलाइसिस की। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो एक होती है इलेक्ट्रोलिसिस और एक होती है फोटोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या कि यहाँ पे आप एनर्जी तो दे रहे हो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए,
लेकिन कौन सी एनर्जी दे रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी में भी क्या होते हैं भाई, हमारे बॉडी में भी हम बोलते हैं कि बहुत सारे लाइपोलिटिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लिपिड्स को जाकर के तोड़ते हैं, ठीक है। तो लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, लेकिन कैसे तोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया है कौन सा, इलेक्ट्रो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम चीज़ों को तोड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ मतलब क्या है कि हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन आती है पानी की, ठीक है, हमारे पास क्या है, पानी है। पानी बनता कैसे है, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलके क्या बना देती हैं, पानी बना देती हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यानी कि जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, तब हम बोलते हैं कि जो पानी है वो किस में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जाकर के टूट जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हम बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, लेकिन कौन सी हुई, इलेक्ट्रोलिसिस हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने तोड़ा तो है, डिकम्पोजिशन तो हमने किया है, लाइसिस तो हमने किया है, लेकिन कैसे किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करके, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास कौन सी आती है, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी आप एनर्जी तो दोगे, लेकिन कौन सी दोगे, लाइट एनर्जी दोगे। क्या दोगे आप, लाइट एनर्जी दोगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या नाम रखा है, फोटो। फोटो मतलब क्या, लाइट। लाइसिस मतलब क्या, तोड़ना। तो यहाँ पे भी आप किसी ना किसी चीज़ को तोड़ रहे हो, लेकिन कैसे तोड़ रहे हो, लाइट एनर्जी का यूज़ करके। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करोगे तो वो होगी इलेक्ट्रोलाइसिस, जब लाइट एनर्जी यूज़ करोगे तो क्या होगी, फोटोलाइसिस होगी। जितने भी सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास है क्या, AgCl है, हमारे पास AgBr है, तो इन सभी को अगर आप क्या करोगे, सनलाइट वगैरह में रख दोगे तो फोटोलाइसिस इनका हो जाता है, ठीक है। और जितने भी सिल्वर हैलाइड्स होते हैं इनको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक। तो हमने एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखा है किसका, सिल्वर के हैलाइड्स का, कि भाई ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसको यूज़ किया जाता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल आया है कि एक सिल्वर हैलाइड है, या आप बोल सकते हो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो है ना यूज़ किया गया है, और उसी सब्सटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको कुछ जो भी आपकी NCERT में दिया गया है, कम से कम उन कंपाउंड्स और उन सब्सटेंसेस के बारे में तो अच्छी तरीके से याद कर ही लेना है। जैसे कि क्विकलाइम का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया है ना, और इसका बताया मैंने आपको सिल्वर हैलाइड्स का, कि जितने भी हमारे पास सिल्वर हैलाइड्स होते हैं, AgCl, AgBr, इन सब का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। जब आप इन सिल्वर हैलाइड्स को कहाँ रख दोगे, सनलाइट में जाकर के रख दोगे, सनलाइट से एक्सपोज कर दोगे, तो सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, AgCl है, तो AgCl को अगर हमने कहाँ रखा है, सनलाइट में रखा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका फोटोलाइसिस हो जाएगा और ये टूट जाएगा, किसमें, Ag में प्लस Cl2 में। तो मेटल अलग हो जाएगा और हैलोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को धक्का मार के उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है। जैसे कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास क्या है, A है प्लस BC है, तो क्या करा, A ने जाकर के BC कंपाउंड में से B को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसके साथ जाकर के चिपक गया, और B बेचारा क्या रह गया, अकेला रह गया। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब सवाल ये है कि आखिर A में ऐसा क्या था जिसके कारण उसने BC कंपाउंड में से B को डिस्प्लेस कर दिया। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि A जो है ज़्यादा रिएक्टिव था B से, जो लेस रिएक्टिव होता है वो बेचारा दबा सा होता है, कमज़ोर सा होता है, तो इसीलिए उसको कोई उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आकर के डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होती है, क्या होती है, देखो इधर पे। तो एक जिंगल है जिससे मुझे याद रहता है कि एक कड़कनाथ है। कड़कनाथ क्या होता है भाई, एक मुर्गी का ब्रीड होता है, ठीक है। तो कड़कनाथ
का मग, कड़कनाथ का मग क्या है, एल्यूमिनियम का बना है। ये मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता होगी तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पता नहीं कर पाओगे कि कौन से एलिमेंट को कौन डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो कड़कनाथ का मग जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम का बना है। इसके बाद में आ जाते हैं जिंक और Fe, जिनका क्या है, पब है, ठीक है, जिनका क्या है, जिंक और आयरन का पब है। पब है के बाद वो आपने सुना है एक जोक कि टीचर बोलती है किसी बच्चे से, एक नॉटी बच्चे से कि थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड जो है मेटल प्रेजेंट होता है, तो बच्चा भी बोलता है मर्क्यूरी है, तो टीचर बोल देती है बिल्कुल सही, इट्स मर्क्यूरी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम एक जिंगल यूज कर सकते हैं कि कड़कनाथ का मग एल्यूमिनियम, जिंक आयरन का पब है, और फिर इसके बाद में मर्क्यूरी है का हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हो क्या, कॉपर, ठीक है ना। तो Cu मरकरी क्या होता है, Hg, फिर आ जाएगा Ag, फिर आ जाएगा Au और ये आ जाएगा Pt, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी क्या बता दी है, रिएक्टिविटी सीरीज बता दी है, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, प्लेटिनम होगा। हम जाएंगे K के साथ, K होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर आएगा सोडियम, सोडियम के बाद आएगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आएगा हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो भी है Pb है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Ag है, Hg है, Ag है, Au है और Pt है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। तो सपोज अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कैसी होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगल और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हम बोलते हैं कि केवल एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जाकर के डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि हमारे पास ये जो रिएक्शन थी ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की है, कि ए ने जाकर के केवल एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है, बी को ही जाकर डिस्प्लेस किया है, कोई और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि भाई यहाँ पे क्या है, जिंक भी क्या है, एक मेटल है, कॉपर भी क्या है, एक मेटल है। कॉपर किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो कॉपर है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है। भाई ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है वो कैसी चल रही है, ऐसी चल रही है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और उससे कम और सबसे कम कौन है, प्लेटिनम है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज का। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो कॉपर है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है, किससे, जिंक से। तो कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर कॉपर और जिंक आपके सामने आ जाए तो अपने दिमाग पे जोर डाल करके ये सोचना कि भाई अगर कॉपर और जिंक साथ में है तो डेफिनेटली जिंक क्या करेगा, ज्यादा पावरफुल होते हुए कॉपर को उसके कंपाउंड के साथ डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा, जिंक उठा के पटक देगा कॉपर को साइड में और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी ही होती है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हम बोलते हैं कि दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं। कैसे, हमारे पास है क्या, AB प्लस हमारे पास है क्या, CD। अब ए ने क्या बोला, ए ने बोला कि मैं तो सी से ज्यादा स्ट्रांग हूं, तो ए ने क्या किया, सी को जाकर के डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, एडी बना लिया। सी ने क्या बोला कि भाई ए ने अपनी जगह छोड़ी है ना, तो मैं उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाता हूं, यानी कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या बन गया, बीसी बन गया। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, ये पता नहीं क्या हो गया है, इसको हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला कंपाउंड क्या है, हमारे पास पहला कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा BaSO4 प्लस हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके की है कि हमारे पास सोडियम सल्फेट है, वो रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। अ कर्डी वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट एंड अ सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म। तो आपको रिएक्टेंट्स भी बता दी हैं, आपको प्रोडक्ट्स भी बता दिए हैं, बस आपको क्या करना है, उनको उनकी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, बैलेंस भी कर लेना। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सोडियम क्या करेगा, जाकर के डिस्प्लेस कर देगा किसको, बेरियम को, कहाँ से, उसके कंपाउंड के साथ, और खुद क्या बना लेगा, क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। बदले में बी क्या करेगा, Ba भी यानी कि बेरियम भी जाकर के सोडियम को सोडियम जहां से गया था, जिस कंपाउंड से गया था, उस कंपाउंड के साथ जाकर के जो है ना खुद जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक वाइट PPT बना लेता है, यानी कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है,
ठीक है। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया ना कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जाकर के कमजोर वाले को धक्का मार करके उसकी जगह ले लेगा। एक होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम बोलते हैं कि दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। कड़कनाथ का मग एल्यूमिनियम का, जिंक आयरन का पब है, कॉपर मरकरी Ag और Pt, है ना, यानी कि Au और Pt। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव कौन है, Pt है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हो सब्सटेंस में, या इसका उल्टा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का रिमूवल फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो अगर एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर वहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीडेशन याद हो तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। रिडक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन में आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन का उसमें एडिशन कर रहे हो, यानी कि आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। जब सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो दैट इज ऑक्सीडेशन, जब सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो दैट इज क्या, रिडक्शन। जब सब्सटेंस में हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, रिमूवल हो रहा हो दैट इज ऑक्सीडेशन, और जब सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो दैट इज व्हाट, रिडक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर रिएक्ट करती है किसके साथ, बेसिकली हमने इसको जलाया है, जलाया मतलब क्या, ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर अकेला पड़ा हुआ था, उसको हमने जाकर के जलाया तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और उसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर में हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर इसके बाद में दूसरा एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड था हमारे पास, उसने जाकर के क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फाइड था हमारे पास, उसको हमने जाके रिएक्ट कराया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा और यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे पानी बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, यानी कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन चला गया सल्फर से, यानी कि रिमूवल हो गया रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का, किसके पास से, सल्फर से। तो मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भले ही आप बोल सकते हो कि एडिशन नहीं हुआ है ऑक्सीजन का सल्फर के साथ, लेकिन हाँ सल्फर से हाइड्रोजन तो चला गया ना, यानी कि सल्फर का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या है, जिंक है, जिंक जाकर के टूट जाता है किसमें, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, ठीक है। चलो तो यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ही होगा। अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रिडक्शन की कुछ वो हैं एग्जाम्पल्स हैं। पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही हमने हीट किया तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। फिर इसके बाद में हमारे पास सोडियम है, हमने उसको ऐड कराया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो जहाँ पे हम सब्सटेंस में ऐड कराते हैं हाइड्रोजन, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हम बोलते हैं कि रिडक्शन की प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे सोडियम के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक होती है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जहाँ पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों हो। अभी तक हम ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को अलग अलग पढ़ रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, H2 है, और यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर बन गया, प्लस हम बोलते हैं यहाँ पे पानी बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, कॉपर है, प्लस हम बोलते हैं कि H2O है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इनिशियली कॉपर ऑक्साइड के साथ या कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन दूर चला गया, यानी कि कॉपर का क्या हुआ है, यहाँ पे साक्षात रिडक्शन हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो गया ना, इस वजह से। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे हमारे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि इनिशियली हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ जाकर के ऐड हो गया है कौन,
ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, यानी कि ये हो गई एक रिडॉक्स रिएक्शन। जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच था इनिशियली, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। लेकिन इनिशियली रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन अकेला था, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ था। आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गई, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, अब इसके बाद में हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, उन रिएक्शंस में जहाँ पे एनर्जी इवॉल्व होती है दोज आर एक्सोथर्मिक, और जहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कुछ एग्जांपल है, बर्निंग हो रही है नेचुरल गैस की, मीथेन की, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी हीट। देखो जब भी किसी भी फ्यूल को जलाने की बात आती है ना, तो ऑक्सीजन तो लगती ही लगती है, तभी तो भाई हमारी फ्यूल को जब भी हम बर्न करते हैं तो क्या निकलती है, एनर्जी भी निकलती है, और उसी एनर्जी को तो हमें यूटिलाइज करना पड़ता है ना। हम भी जो डिफरेंट अपने डेली बेसिस पे घर पे काम करते रहते हैं, है ना, तो उसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एनर्जी कभी कभी हमको कम लग रही होती तो हम क्या करते हैं, जाकर के खाना खा लेते हैं, खाने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो खाना क्या है, हमारे लिए एक फ्यूल है ना। फ्यूल का क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें एनर्जी मिले। तो लकड़ी हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोई भी हम बोलते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो एक फ्यूल होता है। और फ्यूल से एनर्जी डिराइव करने के लिए ऑक्सीजन उसमें ऐड करना ही पड़ता है। तो हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है, खाना पीना, जो कि हम खाते हैं। बिना खाने पिए के हमको क्या एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इस फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। कभी सोचा है कि भाई एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में तो उसके लिए तो हम खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के अलावा हमको रेस्पिरेशन क्यों करना पड़ता है, क्यों हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। चलो मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड का कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं, वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। तो केवल एक्सहेल ही क्यों करते हैं, मतलब एक्सहेल ही करते रहना चाहिए ना, इनहेल क्यों करते हैं, हम क्यों ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमने खाना खाया है ना, उसके डाइजेशन के लिए, उस फ्यूल के बर्निंग के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में एक्सहेल के साथ साथ इनहेल भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन जो कि एक नेचुरल गैस है, उसको हमने जलाया है, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्यूल है तो ऑक्सीजन को तो हमें देना ही पड़ेगा, तो क्या निकलेगा, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। मैग्नीशियम रिबन को भी जब हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और बहुत सारी हीट, ये ना ब्रिलियंट व्हाइट कलर की लाइट के साथ, जो भी मैग्नीशियम रिबन होता है जब भी उसको आप जलाओगे तो ब्रिलियंट व्हाइट कलर की लाइट के साथ जो है मैग्नीशियम रिबन जलता है। तो ये भी क्या हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग की। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मरकरिक ऑक्साइड है, जो कि हम जब इसको हीट करते हैं तो ये मरकरी में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगेन ये क्या है, एंडोथर्मिक तो है लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, हीट किया तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो जाके टूट गया, तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, लास्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले है कोरोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग भी कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। लोहे की चीज़ों पे जंग कैसे लगती है, क्योंकि लोहे की चीज़ें जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती हैं, मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आती है, तो एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, ये रस्ट एग्जैक्टली कैसे बनता है, मेटल का जो सरफेस है ना वही सड़ के खराब होकर के रस्ट बन जाता है। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। फिर इसके बाद में आती है रेंसिडिटी। कई बार लोगों के दिमाग में ये आता है कि जो जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें 90% तो एयर भरी रहती है और 10% उसमें चिप्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई जो भी आप पैक्ड चीज़ें खाते हो, चिप्स वगैरह, उसमें फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये फैट्स और ऑयल क्या हो सकते हैं, इनका स्लोली ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसके कारण वो खराब हो सकते हैं। यानी कि फैट्स और ऑयल्स का अगर ऑक्सीडेशन ना हो तो ही बेहतर है। अब जितने भी आपके पैकेज फूड्स होते हैं उसमें डीप फ्राइड चीज़ें भरी होती हैं, तो उसमें जो है ना एयर अच्छी खासी भर दी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और उनका जो है ऑक्सीडेशन ना हो, किसका, फैट्स और ऑयल्स का, ताकि जो भी आपका खाना पीना है वो उसके अंदर खराब ना हो। ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के एयर भरी जाती है। चलो
फिर इसके बाद में क्या है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, रेफ्रिजरेट कर दो कुक्ड फूड को एट लो टेम्परेचर, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके पैकेज फूड होते हैं उसमें हवा भरी रहती है, कौन सी हवा, कौन सी गैस, मुझे गैस बोलना चाहिए था, एयर भी नहीं, कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने एयर से पैक कर दिया तो एयर में तो ऑक्सीजन भी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें खराब हो ही जाएंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें क्या करना है, जितना हो सके ऑक्सीजन से दूर रखना है, तो इसके लिए हम जितने भी पैकेज फूड हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। फिर इसके बाद में अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए भाई इतना ही।